हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपने पशुपालन का ये तीसरा मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है पशु परिचर भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, इसके अलावा और अन्य जितने भी एग्जाम है जिनमें पशुपालन पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 1975 में, 1977 में और 1988 में। तो बताइए, देखिए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1975 में। कब? 1975 में हुई थी। और कहां पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 1977 की, तो 1977 में क्या हुआ था? आरसीडीएफ की स्थापना हुई थी, यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 1988 की, तो 1988 में क्या हुआ था? तो राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण है, इसकी स्थापना हुई थी कहां पे? अजमेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, ये अजमेर में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? आपको बताना है राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1995 में, 13 अप्रैल 2000 में, 13 अप्रैल 2005 में और 13 अप्रैल 2008 में। तो बताइए, देखिए राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 2005 में। कब? 13 अप्रैल 2005 में राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन हुआ था। अपने पास क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है वो कहां है? ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, चोमू जयपुर में, भोजूसर बीकानेर में, अविकानगर टोंक में और अजमेर में। तो कहां पे है ये? भोजूसर बीकानेर में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहां पे है? भोजूसर बीकानेर में है। इसके अलावा अविकानगर टोंक का तो सबको पता होगा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पे है? अविकानगर मालपुरा टोंक में है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भेड़ में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है भेड़ में मैथुन की क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन अपने पास है, टपिंग, सर्विंग, कपलिंग, उपरोक्त सभी। तो भेड़ में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भेड़ में मैथुन की क्रिया टपिंग कहलाती है। सर्विंग की बात करें तो सर्विंग जो क्रिया है मैथुन की, यह कहलाती है आपके गाय में। किसमें? गाय में। इसके अलावा भैंस में, गाय, भैंस, बकरी और जो मुर्गी है उनमें मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, किस किस में? गाय, भैंस, मुर्गी और इसके अलावा आपके बकरी हो गई, इनमें मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। बात करें कपलिंग की, तो जो कपलिंग की क्रिया है ये किसमें? सुअर में मैथुन की क्रिया कपलिंग कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि सुअर में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है, तो कपलिंग, भेड़ में टपिंग। इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि दो कुबड़ वाले ऊंट है उसका आपको साइंटिफिक नाम बताना है। दो कुबड़ वाला ऊंट है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है ये आपको बताना है। अपने पास ऑप्शन है, कैमेलस बैक्टीरियंस, ओविस एरिस, कैमेलस डोमेडिरियन और केप्रा हिरकस। तो बताइए, देखिए जो दो कुबड़ वाला ऊंट होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या है? क्या है दो कुबड़ वाले जो ऊंट है उसका साइंटिफिक नाम? कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या है? कैमेलस बैक्टीरियंस है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिस ऊंट में दो कुबड़ होते हैं उसका साइंटिफिक नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियंस। और जो दो कुबड़ वाला ऊंट है उसको एशियन ऊंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशियन ऊंट बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? एशियन ऊंट। उसके अलावा जो दो कुबड़ वाला ऊंट है उसमें गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 72 होते हैं। कितने? 72 गुणसूत्र होते हैं दो कुबड़ वाले ऊंट में। ओविस एरिस सबको पता होगा, भेड़ का है, जूलॉजिकल नेम है। ओविस एरिस किसका नाम है? भेड़ का जूलॉजिकल नाम है। केप्रा हिरकस है, ये बकरी का जूलॉजिकल नाम है। किसका है? बकरी का जूलॉजिकल नाम। इसके अलावा कैमेलस डोमेडिरियन की बात करें तो एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैमेलस डोमेडिरियन। क्या होता है? कैमेलस डोमेडिरियन होता है। और इसको अरेबियन ऊंट भी बोलते हैं। जो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? अरेबियन ऊंट। क्या बोलते हैं? अरेबियन ऊंट बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैमेलस डोमेडिरियन। एक कुबड़ वाला जो ऊंट है उसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 74 होते हैं, यानी 74 गुणसूत्र होते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो कुबड़ वाला पूछ ले तो कैमेलस बैक्टीरियन, और यदि एक कुबड़ वाला ऊंट है उसका आपसे साइंटिफिक नाम पूछ ले तो कैमेलस डोमेडिरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सफेद सोना कहलाता है। इनमें से आपको बताना है जो ऑप्शन है इनमें से सफेद सोना क्या कहलाता है? गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध और भेड़ का दूध। तो बताइए, देखिए इनमें से किसका दूध है जिसको अपन सफेद सोना बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ऊँटनी के दूध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऊँटनी को दूध को बोलते हैं अपन सफेद सोना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ऊँटनी का दूध है उसमें इंसुलिन की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है और इसके अलावा विटामिन सी है वो भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ऊँटनी के दूध को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंसुलिन की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और विटामिन सी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए
इसीलिए ऊँटनी के दूध को सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे 35 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39.1 डिग्री सेल्सियस और 41.0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए देखिए मुर्गी का जो शरीर है उसका तापमान कितना होता है, 41.0 डिग्री सेल्सियस। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 41.0 डिग्री सेल्सियस मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। 38.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है ये होता है गाय के शरीर का। कितना, 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गाय के शरीर का होता है। इसके अलावा 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये किसका होता है, भेड़ और बकरी के शरीर का तापमान होता है। किसका, भेड़ और जो बकरी है उसके शरीर का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भेड़ व बकरी में नाड़ी गति किस धमनी से नापते हैं। यहाँ पे देखिए नाड़ी है, थोड़ा सा सही करिएगा, नाड़ी है यहाँ पे। भेड़ व बकरी में नाड़ी गति किस धमनी से नापते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है मैक्सिलरी धमनी, कोक्सिनियल धमनी, फेमोरल धमनी और कोई अन्य। तो बताइए देखिए भेड़ व बकरी में नाड़ी की जो गति है वो किस धमनी से नापते हैं। तो ये नापते हैं अपन भेड़ व बकरी में फेमोरल धमनी से। कौन सी धमनी से, फेमोरल धमनी से भेड़ व बकरी में नाड़ी गति नापते हैं। कोक्सिनियल धमनी की बात करें तो कोक्सिनियल धमनी है गाय व भैंस में नाड़ी गति नापते हैं कोक्सिनियल धमनी से। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि गाय व भैंस में नाड़ी गति किस धमनी से नापते हैं तो कोक्सिनियल धमनी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें मैक्सिलरी धमनी की तो घोड़ा और गधा है उनमें नाड़ी गति मैक्सिलरी धमनी से नापते हैं। किसमें, घोड़ा और गधा में नाड़ी गति किससे नापते हैं, मैक्सिलरी धमनी से। कोक्सिनियल धमनी से भैंस और गाय की नाड़ी गति नापते हैं और फेमोरल धमनी से किसकी नापते हैं, फेमोरल धमनी से भेड़ व बकरी की नाड़ी गति नापते हैं। पास क्वेश्चन है, पशुओं में चेचक रोग होता है। आपको बताना है चेचक रोग किससे होता है, वायरस से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो पशुओं में चेचक रोग वायरस से होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पास क्वेश्चन है कि बछड़े को मां से अलग रखकर पालना कहलाता है। कोई बछड़ा है तो उसको मां से अलग रखकर पालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोविंग, सकलिंग, विनिंग, स्टीमिंग अप। तो उसको क्या बोलते हैं, बछड़े को मां से अलग रखकर पालने को विनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिंग। और बछड़े को मां के साथ रखकर पालते हैं तो उसको सकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकलिंग बोलते हैं बछड़े को मां के साथ रखकर पालने को। इसके अलावा वेलोविंग की बात करें तो वेलोविंग क्या होता है, वेलोविंग देखिए होता है पानी के तालाब व कीचड़ में भैंस का लेटना। पानी का कोई तालाब है तो उसमें जो भैंस है वो लेट रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोविंग बोलेंगे। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कोई पानी का तालाब है या कीचड़ है कहीं, उसमें यदि भैंस लेट जाती है तो उसको अपन वेलोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोविंग। स्टीमिंग अप की बात करें तो स्टीमिंग अप क्या होता है, गर्भित जो पशु होता है उसको अतिरिक्त आहार जो दिया जाता है उसको अपन स्टीमिंग अप बोलते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, गर्भित पशु को अतिरिक्त जो आहार दिया जाता है उसको स्टीमिंग अप बोला जाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से मृदुरेचक औषधि है। ये औषधि यहाँ पे दे रखी है, इसमें से आपको बताना है मृदुरेचक औषधि कौन सी है। अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल, लाइसोल। तो बताइए देखिए इनमें से मृदुरेचक औषधि कौन सी है, अरंडी का तेल। जो अरंडी का तेल है ये मृदुरेचक औषधि है। इसके अलावा बात करें कपूर की तो कपूर है ये उत्तेजक औषधि है। कैसी है, उत्तेजक औषधि है कपूर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल भी उत्तेजक औषधि है। कैसी है, एल्कोहल उत्तेजक औषधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइसोल की बात करें तो लाइसोल है जीवाणुनाशक है। क्या है, लाइसोल एक जीवाणुनाशक औषधि है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, मृदुरेचक कौन है, अरंडी का तेल। क्वेश्चन है, गाय की गर्भकाल अवधि होती है। गाय का गर्भकाल आपको बताना है कितना होता है, 280 से 285 दिन, 305 से 310 दिन, 390 से 410 दिन और 340 दिन। तो बताइए देखिए गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है, गाय की गर्भकाल अवधि होती है 280 से 285 दिन। कितनी, 280 से 285 दिन गाय की गर्भकाल अवधि होती है। 305 से 310 दिन है भैंस की गर्भकाल अवधि होती है। भैंस की गर्भकाल अवधि 305 से 310 दिन। बात करें 390 से 410 दिन तो ये ऊँटनी की गर्भकाल अवधि होती है। कितनी, 390 से और 410 दिन है ये ऊँटनी की गर्भकाल अवधि होती है। 340 दिन है ये घोड़ी की गर्भकाल अवधि होती है। कितना, 340 दिन है वो घोड़ी का गर्भकाल अवधि होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, साइलेज में नमी की मात्रा होती है। जो साइलेज होता है उसमें आपको नमी की मात्रा बतानी है। ऑप्शन आपके पास है 14 से 15%, 30 से 50%, 60 से 65% और 85 से 90%। तो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 65% होती है। कितनी, साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 65% होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा साइलेज में शुष्क पदार्थ की बात करें तो साइलेज में 30 से 50% शुष्क पदार्थ होता है। कितना, साइलेज में 30 से 50% शुष्क पदार्थ होता है और साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 65% होती है। बात करते हैं हे, तो देखिए हे है ये भी एक परिरक्षित चारा
गारा होता है जिसमें 14 से 15% नमी होती है। यदि आपसे पूछ ले कि हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, किसमें हे में नमी की मात्रा, तो 14 से 15% होती है। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पूछ ले तो हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 85 से 90% होती है। कितनी, 85 से 90% है हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि साइलेज में नमी की मात्रा पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 60 से 65% नमी होती है। साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा पूछ ले तो 30 से 50% होती है। हे पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, हे में नमी की मात्रा तो कितनी होती है, 14 से 15%। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पूछ ले तो 85 से 90% होती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, घी का साबुनीकरण मान होता है। घी का आपको साबुनीकरण मान बताना है। साबुनीकरण मान मतलब सेपोनिफिकेशन बताना है। आपको बताना है कि घी का साबुनीकरण मान या सेपोनिफिकेशन है, ये मान कितना होता है। 100 से 110, 152 से 162, 180 से 199 और 222 से 226। तो घी का जो साबुनीकरण का मान होता है ये कितना होता है, 222 से 226। कितना, 222 से 226 से घी का साबुनीकरण का मान होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती है। मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर, लेयर्स, डम्प्ड पेल और ए व बी दोनों। तो बताइए, देखिए मांस उत्पादन हेतु जो मुर्गियां पाली जाती है उनको क्या बोलते हैं अपन, ब्रॉयलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है उन्हें ब्रॉयलर बोलते हैं, और जो मुर्गियां अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है उनको क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर, अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको लेयर्स बोला जाता है। जो डम्प्ड पेल है ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या, दूध धोने की एक बाल्टी होती है सकड़े मुंह वाली, तो इसको अपन डम्प्ड पेल बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि पशु चयन का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे देखिए बताना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कि पशु चयन का सबसे अच्छा तरीका या अच्छी विधि कौन सी है। वंशावली चयन विधि, समूह चयन, गुणांकन तालिका और प्रदर्शन वर्ग चयन। तो कौन सी अच्छी विधि है, यहाँ पे गुणांकन तालिका विधि है। ये पशु चयन की सबसे अच्छी विधि या सबसे अच्छा तरीका है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा तरीका, पशु चयन का सबसे अच्छा तरीका गुणांकन तालिका विधि है। तो ये हो गए आज के अपने क्वेश्चन। बाकी और अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे सोल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।